50 केजी का डैमेज क्या-क्या था। सबसे बड़ा डैमेज था, आई वाज़ नॉट बीइंग एबल टू वॉक। अ, हमारे जो पैरों का जो एंकल है, वो एंकल में सूजन हो गया। पैरों में कभी भी मतलब पैरों की उँगलियों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, लेकिन पैरों के एंकल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी नीज़ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, लेकिन इस एनाटॉमिकल डैमेज की वजह से हमारे दोनों पैर वो सूज कर फूल गए थे, इतने बड़े-बड़े हो गए थे ऐसे, और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रूज़िंग थी। हम चल नहीं पाते थे, खाली पैर तो हम खड़े भी नहीं हो पाते थे, वो चुभता था और उसमें ब्रूज़िंग हो जाती थी, रेड अंदर से ब्लीडिंग हो रही थी शायद, और डैमेज पूरा का पूरा एंकल डैमेज हो चुका था। उसमें स्वेलिंग थी और हम मूव नहीं कर सकते थे, पैर को ऐसे हिला नहीं सकते थे। दैट वाज़ अ सीवियर डैमेज जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। इस एंकल को रिपेयर करने में हमारी मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें, यू हैव नो आइडिया। भैया वही बता रहे थे कि अगर एक इंसान बीमार है तो उसको बुखार है तो उसको पैरासिटामोल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक इंसान को विटामिन ए का प्रॉब्लम है तो उसको कॉड लिवर ऑयल देना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि कॉड लिवर ऑयल तो नॉन-वेज चीज़ है, मतलब ये कंसेप्शन ही गलत है। अगर इस वक़्त तुम्हें चाहिए थोड़ा बहुत नॉन-वेज प्रोटीन तो तुम एक्सेप्ट करके देखो। तुम काबुली चना खाती, तुम चिकपीस खा रही है ना, लेकिन तुम्हें चिकपीस से कोई कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो तुम्हें एक बार ट्राई करना पड़ेगा। हम खुद अपने आप को ये समझा रहे थे, हमें बस उनसे ही रीइन्फोर्स्ड मतलब एक रीइन्फोर्समेंट की हमें ज़रूरत थी, और जब भैया ने हमको फ़ोर्स किया, तो हमने सबसे पहले हम लोग बैठे। एक झटके से हमने शुरू नहीं किया, हमने बैठे कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो हमने चूज़ किया कि एग व्हाइट सबसे पहले हम ट्राई करके देखेंगे ब्रेकफ़ास्ट में। एग यॉक नहीं, एक एग व्हाइट हम ट्राई करके देखेंगे। अगर इमीडिएटली हमें पेन हुआ तो उसको बंद कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो उसको हम थोड़ा 1 हफ्ते तक अल्टरनेटिंग डेज़ चला-चला के देखेंगे कि क्या है उसका इम्पैक्ट, क्या धीरे-धीरे हमें पेन हो रहा है या नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट था फिश। अब हमें पता था कि ओमेगा 3 मतलब फैटी एसिड या फिर गुड फैट हमें चाहिए। नट्स हम खा रहे थे, लेकिन नट्स से तो कोई असर नहीं हुआ हमारे शरीर में। तो हमें एक सिंसियर बूस्ट ऑफ ओमेगा 3 की ज़रूरत थी। तो हमने चेक किया कि क्या है अटलांटिक सैल्मन। अब अटलांटिक सैल्मन हमें कहाँ मिलेगा, और बहुत कॉस्टली है, नॉट फिजिबल। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कतला फिश। हम लोग नॉर्मली रोहू का फिश खाते थे, लेकिन रोहू में बहुत कम है ओमेगा 3 का कंटेंट, कतला में सबसे ज़्यादा है 22.5। आई थिंक सैल्मन के बाद नेक्स्ट कतला ही है, कतला ही आता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 है। तो हमें लगा ठीक है कतला फिश। अगर कतला फिश खाने के बाद इमीडिएटली या फिर 1 दिन के बाद भी हमें उंगलियों में दर्द या फिर स्वेलिंग होती है, तो दिस इज़ कैंसल्ड। और अगर नहीं होती है तो हम अल्टरनेट डेज़ एक-एक पीस ऑफ फिश ट्राई करके देखेंगे। ऐसे करते-करते अगर ये सही होता है, सही बैठता है, तो हमें 250 ग्राम्स ऑफ फिश तक लेके जाना पड़ेगा। 250 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड फिश, मतलब फिश कड़ी-वड़ी नहीं, सिर्फ़ बॉयल करना है। लेकिन अब करेंगे कैसे उसको बॉयल? हमारे पास ग्रिल नहीं है, हमारे पास ओवन नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? हम लोगों ने थोड़ा सोचा और हम लोगों को लगा ठीक है हम स्कूल बटर का, अमूल स्कूल बटर का आधा बटर यूज़ करेंगे, मैं मीन्स 5 ग्राम्स ऑफ बटर। 5 ग्राम्स ऑफ बटर, 5 नहीं, पहले तो 2.5, पहले दिन के 1 फिश के लिए हमने 2.5 ग्राम मतलब थोड़ा-सा बटर यूज़ किया ग्रीस करने के लिए। 1 तेज पत्ता डाला। फिश का जो पीस है उसको पहले ही अ, अदरक के रस से और हल्दी से मैरिनेट किया था। कोई भी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं था। कढ़ाई को थोड़ा गरम करके उसमें थोड़ा बटर देके, इतना सा बटर है तो वो तो सिर्फ़ ग्रीस करने में ही लग जाता है। उसके बाद 1 तेज पत्ता डाला, फिर अदरक और कच्ची हल्दी उसको क्रश करके उसको डाल दिया। 1 स्टार एनीस का पेटल डाल दिया था, और एक छोटा-सा दालचीनी, इतना सा दालचीनी उसको भी डाल दिया था, सब होल। इसको डालने के बाद थोड़ा जब फ्लेवर आया तो उसमें थोड़ा-सा हमने गरम पानी मिला दिया, और फिश का जो पीस है उसको ऐसे रख के ढक दिया हमने। कुछ 15 मिनट के बाद एकदम फ्लेम एकदम लो। 15 मिनट के बाद हम लोगों को एक स्मोकी स्मेल आने लगा। हमने लिड को उठाया तो हमने देखा कि हाँ, नीचे वाला साइड जो है वो ऑलरेडी कुक हो चुका है। साइड को फ्लिप कर दिया, उसको फिर से ढक दिया, एंड इट वाज़ रेडी। 15 मिनट में, मतलब 30 मिनट्स का थोड़ा टाइम लगा एक फिश के लिए। इनफैक्ट 2 पीस के लिए भी अभी वही टाइम लगता है। 2 या फिर 3 पीस भी हो, वही टाइम लगता है, क्योंकि
कढ़ाई तो थोड़ा बड़ा है और उसमें फ्लैट सरफेस है, अगर 3 पीसेस ऑफ फिश पे डालते हैं तो कुकिंग टाइम 30 मिनट्स ही होती है, 15 मिनट्स फॉर वन साइड, 15 मिनट्स फॉर द अदर साइड। नाउ अब जब उसको खा रहे थे तो ऑब्वियसली जैसे हमने बताया कि कोई स्मेल नहीं था उसमें, और उल्टा स्मोकी ग्रिल्ड फिश जैसा एक स्मेल उसमें से आ रहा था, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, आलू का पराठा था और फिश था, फिर सैलड था, पालक की चटनी तो हमने कभी बंद नहीं किया था, वो डे वन से हमने पालक की चटनी खाना शुरू किया था, वो चलता ही रहा आज भी। बस लंच की जगह हम डिनर पे खाते हैं पालक की चटनी, लेकिन वो तो एवरी डे उसके साथ था। कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ, इसका आउटपुट जो है कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ था, एंड आई वाज शेल शॉक्ड। कैसे हो सकता है? क्लिंट पैटिसन ने बार बार बताया है कि नॉन वेज नहीं खा सकते, नॉन वेज से इन्फ्लेमेशन होगा। हमें लगा कि ठीक है 2-3 दिन खाएंगे डेफिनेटली होगा, पर नहीं हुआ। सितंबर का महीना ऐसे चलता रहा और सितंबर के एंड में 31 केजी, मतलब ज़रूरत थी हमें इस गुड फैट की, इस प्रोटीन की हमें ज़रूरत थी। ये बिल्डिंग ब्लॉक इसी प्रोटीन से आती है, मतलब अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है, जो नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है, उस वही बिल्ड कर रहा था। थोड़ा बहुत जो हमें बिल्ड हुआ उसी से हुआ उस टाइम पे। एक्सरसाइज करने के लायक तो थे नहीं हम, कुछ भी एक्सरसाइज करने के लायक नहीं थे। 2022 के अक्टूबर में हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं। हमने ऑलरेडी पहले ही डिसीजन ले लिया था कि दिल्ली एनसीआर से हम लोग मूव आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बैंगलोर पे हम आए, उस वक्त हमारी कंडीशन मतलब 29 से 31 हम बोल रहे थे कि उतना इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन ओवरऑल एज ए पर्सन आई वाज कम्प्लीटली डेवस्टेटेड। एक पार्सल की तरह हमें भी वहाँ से यहाँ लाया गया। हम कोई भी बैग उठाने के लायक नहीं थे, कुछ नहीं। हमारा सामान भी बाकी लोगों ने पैक किया। काफ़ी केओटिक सिचुएशन था। 2-3 हफ्ते लग गए उस सिचुएशन को नॉर्मल होने में, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और खैर वो एक डिफरेंट स्टोरी है ऑल टुगेदर। बैंगलोर पे आके जो मेन पॉइंट है उसी पे आता है कि जो डाइट था अब वो थोड़ा फिक्स हो गया है। मॉर्निंग में जूस, देन फ्रूट्स, यहाँ पे भी बहुत सारा, यहाँ पे हम लोग को पाइनएप्पल मिल गया, तो पाइनएप्पल अब एडिशन हो गया एज फ्रूट मॉर्निंग में थे। अल्टरनेट डेज में जूस पीते थे और दूसरे डेज में फ्रूट्स। फिर या तो 9-9:30 या 10 o'clock के टाइम पे ब्राउन ब्रेड, एग वाइट, जैसे जैसे जो मिलता था, या फिर कभी कभी काबुली चना, ऐसे करके बॉइल्ड चिकपी। इस तरह से एक हम लोगों ने रूटीन बनाया कि वी फिक्स रूटीन कि ये ब्रेकफास्ट होगा मील। लंच में वही आलू का पराठा, 2 पीसेस ऑफ कतला फिश एंड सैलड और पालक की चटनी। ये था हम लोगों का फिक्स लंच। डिनर में हमने चेंजेस किए, वो रागी सूप वूप सब बंद कर दिया। ब्रोकली, बेल पेपर, जुकीनी, मतलब जो सब्जियां थी तो सब वेजिटेबल्स ऐड करनी पड़ती थी, तो हम उसको रात को लेकर गए कि बेल पेपर, ब्रोकली, जुकीनी जैसा जो मिलता है उनको सबको एक चॉपर में चॉप कर लेते थे, और इतने से बटर के साथ, वही 2.5 ग्राम्स बटर के साथ कढ़ाई को ग्रीस करके, अजवाइन मैंडेटरी स्पाइस है, अजवाइन डाल के उन सब चॉप्ड वेजिटेबल्स को डाल के, अदरक और कच्ची हल्दी सेम उन्हीं चीज़ों को क्रश करके डाल के इनके साथ थोड़ा सा सॉटे कर लेते थे, और इसी को डिनर की तरह यूज़ कर लेते थे। राइट 7:30-8 o'clock इस टाइम पे। तो ये हम लोगों ने फिक्स कर दिया, और 2 महीना यही चला, अक्टूबर और नवंबर। कंडीशन क्या थी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमें था वो था हमारा फुट का इशू। जो एंकल था वो पूरा स्वलन था, बहुत प्रॉब्लम होती थी हमें चलने में। वो 24/7 वो दोनों पैर जलता रहता था, ऐसा लगता था किसी ने उसमें आग लगा दिया है, वो एसिड किसी ने उसके ऊपर डाल दिया है, इतनी जलन होती थी। सारे जो फिंगर्स थे उसके उसमें स्वेलिंग थी, और ये सब, ये जो स्वेलिंग और ये जो फुट का जो इशू है ये कम्प्लीटली अलग ही था। इसको डाइटरी अप्रोच से इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो हमें लगा था कि ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये कोई इन्फ्लेमेशन है, ये स्पेसिफिकली वहाँ पे इंजरी हुई है, ट्रॉमा, कि बॉडी जब एकदम से जब लो वेट कंडीशन में पहुंच गया, 29 केजी पे पहुंच गया, तब पैरों में जो कफ मसल्स थी वहाँ से जब मसल्स जब रिड्यूस हो गया, हमारे थाई से हमारा पैरों का अलाइनमेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से एंकल के ऊपर बहुत प्रेशर आया, और एंकल इंजुरी और शॉकिंग कंडीशन पे चला गया, मतलब एंकल शॉक में थी।
ठीक है, जैसे मैराथन प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, जैसे रनर्स इंजर्ड होते हैं, इस तरीके का कुछ इंजरी था हमारे फुट में, क्योंकि हम इसको लेकर बहुत रिसर्च कर रहे थे और हमें पता चला था कि दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंकल स्प्रेन। और ना तो किसी बाम से, ना हॉट वाटर्स, किसी चीज़ से इस पे कोई असर नहीं होता था। इट वाज़ पेनिंग एवरी सिंगल मोमेंट। तो हमें पता था कि इसको लेके कुछ करना है, तो नवंबर में हमने एक काम किया, अपना ब्लड टेस्ट किया, विटामिन डी चेक किया, देखा कि विटामिन डी फिर से लो हो गया है, आई थिंक 30-25 के करीब हो गया है, जो कि बहुत लो है। 50-60 में मेंटेन करना है विटामिन डी को। तो हम एक डॉक्टर के पास चले गए, जनरल फिजिशियन। वो तो हमारे कंडीशन देखकर एकदम हैरान हो गए थे। उन्हें खुद से ही इंक्वायरी करना शुरू कर दिया कि आपको क्या कंडीशन है, इतना आप इतने स्किनी कैसे हो गए, यू हैव नो मसल्स। तो हमने उनको बताया था कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और सुनते ही उन्होंने कहा कि आपको इंजेक्शन लेनी चाहिए, बहुत कुछ उन्होंने सजेस्ट किया। हम भी ऐसे-ऐसे सर हिलाते रहे, और एनीवे हमने उनको बोला कि या आई एम ऑलरेडी गोइंग टू सी अ रूमेटोलॉजिस्ट, ऐसे बोल के हमने उनको टाल दिया। और उन्होंने विटामिन डी का एक बूस्टर डोज़ दिया 1 महीने का। फिर विटामिन बी 12 के लिए, और उसके लिए एक मल्टीविटामिन दिया। हमने अपना फुट भी उनको दिखाया था। तो फुट का कंडीशन देखने के बाद, क्योंकि हम उनके पास ऑलरेडी ब्लड टेस्ट लेकर गए थे, उन्होंने एलएफटी, केएफटी दोनों चेक किया, दोनों तो नॉर्मल है। एलएफटी, केएफटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसजीओटी, एसजीपीटी बिल्कुल नॉर्मल है। तो उनको लगा कि अगर पैरों में स्वेलिंग है तो वो किडनी रिलेटेड इशू नहीं है, कोई एडेमा नहीं है। ये सारी चीज़ें ही सबसे पहले किसी के दिमाग में आता है, डॉक्टर्स के, कि अगर आपके फुट में स्वेलिंग है तो डेफिनेटली वो किसी तरीके का एडेमा है। एनीवे एडेमा तो पर इन चीज़ों को ऑलरेडी रूल आउट कर दिया। वो कुछ मेडिकेशन उन्होंने उसके लिए सजेस्ट किया, पेन किलर, और तो 1-2 इंजेक्शंस भी उन्होंने, शायद वो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन जो है वो उन्होंने उस वक़्त हमको लगवाया। 4-5 दिन उसके बाद ठीक था, मतलब पेनलेस था पैर, लेकिन 5 टू 6 डेज़ के बाद जब उनका मेडिकेशन का जो कोर्स कंप्लीट हुआ, तब वापस से पेन शुरू हो गया। हम उनके पास दोबारा नहीं गए, क्योंकि हमें पता था कि ये वो कंडीशन नहीं है, ये कुछ और डैमेज है। आई शुड प्रोबेबली गो टू अ स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर, वही लोग इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, या फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास हमें जाना चाहिए। तो ऐसे करके चलो दिसंबर और जनवरी, मतलब 2023 आ गया, जनवरी का टाइम हो गया। फरवरी में हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला, एक बहुत ही क्लोज बाय फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक का। फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए और वहाँ पे अपने फुट के कंडीशन को शो किया, और उनको नहीं बताया कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बिकॉज़ आई डिड नॉट वांट टू बायस देम। हमें लगा कि उनको, उनके पास जो भी टेक्निक्स है वो उनको अप्लाई करके देखते हैं कि पैरों का जो पेन है उसको कम कर सकते हैं या नहीं। लेट देम फिगर आउट। तो वो भी शॉक थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये तो एंकल अर्थराइटिस होगा, आपको कुछ है, आप ईएसआर और सीआरपी ये सब टेस्ट करके लेके आना। हमने उनको सारा ब्लड टेस्ट जो भी था, ब्लड टेस्ट्स के जो रिपोर्ट्स जो हमने दिसंबर में किया था, वही उनको शो कर दिया। उन्होंने देखा कि हाँ, ईएसआर बढ़ा हुआ है, सीआरपी काफ़ी हाई है। ने ईएसआर क्यों बढ़ा हुआ था हम आपको बताते हैं, क्योंकि फुट कंडीशन की वजह से ही ईएसआर बढ़ी हुई थी, जो अभी एकदम कम हो गया है। जैसे-जैसे फुट रिकवर करने लगा था 2023 के एंड में, धीरे-धीरे ईएसआर और सीआरपी भी नॉर्मल हो गया था। तो वो उस वक़्त रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कंडीशन नहीं था, क्योंकि हम चलते रहते थे और एंकल पे बार-बार प्रेशर आता था। पैरों के जो फिंगर्स थे उनमें सूजन थी, उनमें बहुत ज़्यादा पेन था। तो हमने फिजियोथेरेपिस्ट को जब दिखाया तो एक उन्होंने सेशन स्टार्ट किया, कुछ 15-20 डेज़ का एक सेशन उन्होंने बोला, जिसमें वो उन्होंने सबसे पहले जो किया वो था अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड देकर पैरों का पहले पेन कम करने की कोशिश किया। 4 दिन उन्होंने सिर्फ अल्ट्रासाउंड टेक्निक का यूज़ किया। एक प्रोब होता है उसी से, और जेल होती है। जेल यूज़ करने के बाद अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब है उसको धीरे-धीरे मूव कर के पैरों की उँगलियों पर, फिंगर पैड पे, इन जगहों पे धीरे-धीरे मूव करके एक अल्ट्रासाउंड देने लगे। और 4-5 दिन के बाद हमारे राइट फुट का कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ, लेकिन लेफ्ट फुट का जो कंडीशन था उस पे सिर्फ 10% ही इम्प्रूवमेंट थी। और अल्ट्रासाउंड देने के बाद एक्चुअली जब हम घर वापस आते थे तो पेन काफ़ी रिड्यूस्ड होता था, और आइस पैक वो लगाने के लिए बोलते थे।
तो आइस पैक भी लगाते थे, मतलब जैसे-जैसे द डे यूज्ड टू प्रोग्रेस पेन कंडीशन थोड़ा कम होता था, लेकिन जब भी हम सोकर नेक्स्ट मॉर्निंग जागते थे, अगेन देयर वर पेनफुल इश्यूज़। तो आई न्यू कि हमें मॉर्निंग में ही उनको दिखानी है, मॉर्निंग के 7, 8, 9 ओ क्लॉक तक फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक पहुँचना ये एक स्ट्रगल था हमारी ज़िंदगी का। एक्सटेंसिव लेवल पेन होता था पैरों में, और सोने की वजह से जो हम बता रहे थे कि अलाइनमेंट की इश्यूज़ की वजह से दोनों हाथ हमारे एकदम कॉम्प्रोमाइज़्ड होती थी, रिस्ट में पेन होता था। तो ये सब इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट की क्लिनिक, वो भी कार ड्राइव करके।